आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, क्या उसको मैनेज करना जरूरी है, उसके क्या डिसीजंस है, क्या फैक्टर्स है अफेक्ट करने के कैपिटल स्ट्रक्चर को, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल हो। तो हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट फाइनेंस ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। नाउ दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग टू अ डिटेल स्टडी अबाउट सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसे कि आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर के एंड में कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा टॉपिक पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था समथिंग कॉल्ड ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग जैसा कुछ आया था, एंड बोरोड कैपिटल में से डिबेंचर्स, टर्म लोन जैसा कुछ कंसेप्ट आया था। तो वही जो चीज हमने एंड में पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के, इस चैप्टर का पूरा जो बाउंड्री है उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मतलब हमको वो चीज डिटेल में सीखनी है कि क्या शेयर्स होते हैं, उसमें इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कैसे कंपनी काम करती है, इसको लेके कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है, अगर कंपनी को रिस्क उठाना है, अगर नहीं उठाना तो कौन सा प्रेफरेबल है। तो इस चैप्टर में आपको वो सारे सोर्सेज के रिगार्डिंग समझ में आ जाएगा। तो याद रखना हमेशा एक चीज, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एसपी में नहीं पढ़ते। वी आर स्पेसिफिकली रीडिंग कंपनी, मतलब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को ही लेके हम सारी चीजें एसपी में पढ़ते हैं। कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013 हम इधर इंटरप्रेट करते हैं। तो ये चीज एक क्लियर रख लो कि जो भी सोर्सेज है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रिगार्डिंग है। यस, सो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसमें यही बोला हुआ है कि जो फाइनेंसेस होते हैं किसी भी कंपनी के वो बहुत की पोजीशन रखते हैं। कोई भी बिजनेस जो है फाइनेंस सपोर्ट के बिना काम नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, प्रमोशन का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो या कंपनी के ऑपरेशंस का हो। मतलब स्टार्ट टू कंपनीज एंड हमको फाइनेंस लगता ही लगता है। कोई भी डिसीजन, कोई भी फंक्शन कंपनी में हम विदाउट फाइनेंस डिसीजन नहीं ले सकते। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखा था। और जो हमको फाइनेंस लगता है कंपनी में उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे, जो फंड हमको लगते हैं, इट इज नोन एज कैपिटल। यस, इतना आपको समझ गया। सो एवरी एक्टिविटी के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत होती है। और जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन आज बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या सिंपली वी कॉल इट कंपनी। क्यों ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इतना मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इधर बोला जा रहा है? बिकॉज कंपनी ऐसा एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप लार्ज स्केल पे काम कर पाते हो। देखो, आज कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता है कि उसे स्मॉल स्केल पे काम करना है, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम बैरियर्स फाइनेंस को लेके या समथिंग रिस्क को लेके। हर कोई यही सोच रहा है कि मैं लार्ज स्केल अपना ऑर्गेनाइजेशन नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड कैसे करूं। तो नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन करना है लार्ज स्केल पे, तो इट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आपको करवा सकता है। एंड इसमें एक चीज होती है कि जब आप लार्ज स्केल पे काम करना चाहो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, लार्ज स्केल में कैपिटल। अब लार्ज स्केल में अगर आप कैपिटल इमेजिन करो तो आप ना ही सोल प्रोप्राइटर से इकट्ठा कर सकते हो, ना ही पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप 11th की बुक एक बार खोल के देख लो, क्या आप इतना फंड रेस कर सकते हो उन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड काम करना चाहते हो? उसका आंसर नो ही रहेगा। इट इज ओनली जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पे आप अनलिमिटेड फंड, जितना आपको उस प्रोजेक्ट के लिए चाहे उतना आप रेस कर सकते हो। अब मैम कैसे हम रेस कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में? तो उसका पूरा आंसर आपको धीरे धीरे मिलेगा। जैसे कि हम जो कैपिटल फॉर्मेशन की मतलब जो बात कर रही हूं मैं कि कंपनी में हमको कैपिटल फॉर्म करना पड़ता है, तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ वेरियस सोर्सेज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी में आप ज्यादा फंड लेके आप आते हो इज कि आपको इधर सोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू कि आप इधर डिबेंचर्स
रेस कर सकते हो, आप इधर इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स रेस कर सकते हो, आप इधर पब्लिक डिपॉजिट रेस कर सकते हो। ये जो भी मैंने आपको अभी नेम बोले ना, कि और किसी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड ही नहीं है। इट इज ओनली द कंपनी हु कैन रेस इन दिस टाइप ऑफ फंड, मतलब ऐसे टाइप्स ऑफ फंड जो रेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंपनी। तो सबसे पहला रीजन कि आपको ये पता चल गया कि कंपनी कैसे अपना कैपिटल फॉर्म कर पाती है इतने बड़े अमाउंट पे। दूसरा, अगर आपको पता होगा तो हम दो कंपनी के बारे में मेनली पढ़ते हैं, वन इज प्राइवेट एंड अदर वन इज पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो उधर एक लिमिटेशन है कि हम 200 पीपल या 200 शेयर होल्डर से ज्यादा नहीं कंपनी में जोड़ सकते। बट अगर आपको पता होगा कि पब्लिक कंपनी में हम मिनिमम 7 एंड अनलिमिटेड लोगों के पास जाके हम पैसा रेस कर सकते हैं। 11th में आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, 11th की ही चीजें मैं आपको इधर रिवाइज कर रही हूं, अब तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप पब्लिक कंपनी ओपन करते हो तो आप कितने भी नंबर ऑफ पीपल, कितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर के पास जाके अपने शेयर से पैसा रेस कर सकते हो। मतलब इधर से भी आपको समझ में आता है कि इधर जो फंड जो चीज है वो आप कितना भी, अगर आपका प्रोजेक्ट में दम है, अगर आपके आइडियाज में दम है, तो लोग आपकी कंपनी में जरूर और जरूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जैसे आप हिस्ट्री में कोई भी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री से लेके टेस्ला से लेके जो भी नई नई कंपनीज आजकल आ रही हैं, स्टार्टअप्स आ रही हैं, आपने एक यूट्यूब पे शार्क टैंक करके भी एक सीरीज देखी होगी, उधर इन्वेस्टर्स आप इकट्ठा करते हो। अगर आपके आइडियाज में दम है तो लोग आपके कंपनीज में जरूर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इट इज व्हाट कंपनीज के फॉर्म में ही ऑर्गेनाइजेशंस रहती है। और क्या होता है, कंपनीज में लीगल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, बट उसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होते हैं कि आप बहुत सारी चीजें अंडर दी लॉ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं कि कंपनी कैसे फंड रेस कर सकती है। नाउ हम यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से तरीकों से एक कंपनी जो है अपना फंड रेस करती है, क्या क्या वो चीज है। तो जैसे कि देखो, उन्होंने बोला हुआ है कि कंपनी जो है ह्यूज फंड डिफरेंट सोर्सेज से रेस करती है। ये सोर्सेज आपको नीचे मिलेंगे। जो ब्रॉड कैटेगरी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो है ओन्ड कैपिटल एंड अदर वन इज बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में इफ यू कैन सी, वन साइड इज शेयर्स एंड वन साइड इज रिटेन्ड अर्निंग, एंड शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स है। यस, फिर बोरोड कैपिटल के अंदर ये सारी चीजें हैं, वो हम हर एक चीज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बट टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सारी चीजें कवर होंगी, आपको भी नहीं पता चलेगा कब खत्म हो गया ये चैप्टर। ओके, नाउ अब ये चैप्टर जो ऊपर हमने सोर्सेज पढ़े, इन सोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज एंड अदर वन इज इंटरनल सोर्सेज। सिंपल है, जो हम आउटसाइडर से रेस करते हैं, सिंपली ये वाला साइड जो हम आउटसाइडर से रेस करते हैं उसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज बोलते हैं, और जो हम अंदर वाले लोगों के से रेस करते हैं उसको हम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। इतनी सोचने वाली बात नहीं, और एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन भी नहीं है वो। ओके, नाउ 2.1 ध्यान देना, सोर्सेज ऑफ ओन्ड फंड। सोर्सेज ऑफ ओन्ड फंड ये आपको क्या बोलता है, ये आप ध्यान से समझ लेना, फिर आपको आराम से ये जो साइड है वो समझ जाएगा। देखो, ओन्ड फंड अगर आप देख रहे हो तो एक ओन्ड कैपिटल है शेयर्स के थ्रू और एक है रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। तो पहले शेयर वाला जो साइड है, जो एंगल है, वो समझते हैं। सो आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के जो लेक्चर्स है वो दो तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब फ्री सीरीज जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैच में, जहां पे हम आपको इन फैकल्टीज के साथ आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन गूगल मीट, जहां पे इंटरेक्शन एक हाई लेवल पे रहता है। और अगर आपके कोई लेक्चर्स जो है वो मिस हो जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे से होते हैं ये लेक्चर्स। सो इन प्रीमियम बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, तो स्क्रीन पे सारे दिए गए जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में अवेलेबल की जाती है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज जो है एचजीसीए आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखो, जब भी आप शेयर्स की बात करते हो तो जो भी कंपनी में शेयर होल्डर रहता है वो कंपनी का ओनर रहता है। जो भी कंपनी का शेयर होल्डर रहता है वो कंपनी का
ओनर रहता है। अब ये शेयर्स क्या रहता है, तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग से कि मैम ये व्हाट इज मीन बाय शेयर, एग्जैक्टली क्या रहता है। तो स्क्रीन पे आप देखो, स्क्रीन पे आप ध्यान से समझना, सिर्फ इमेजिन करो कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत बड़ा एक केक है, ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल शेप का केक मैंने बना दिया, ठीक है। अब जब आप इतना बड़ा केक खरीदने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ता है कि यार क्या मैं इतने बड़े केक को खा पाऊंगा एक साथ, तो इसका आंसर आता है नहीं, एक साथ मैं खा नहीं पाऊंगा। अगर मैं रोजाना खाना चाहूं तो खराब हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये केक की तरह ही इमेजिन करना कि फिर मैं क्या करूंगी, इस केक के लिए मैं कंट्रीब्यूटर ढूंढूंगी। मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊंगी और मैं अपने फ्रेंड से बोलूंगी यार देखना मेरे को केक लेना है, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता यार मैं 500 इन्वेस्ट करूं इस पे, मतलब 500 लगाऊं और फिर ये 500 की चीज मुझे जाएगी भी नहीं एक साथ। तो एक काम करना, तुझे भी मीठा खाने का मन हो रहा है क्या? तो एक बोलेगा चलो हाँ ठीक है मुझे भी खाना है केक। फिर मैं दूसरे फ्रेंड के पास जाऊंगी, ऐसा ऐसा फिर से सेम स्टोरी बोलूंगी। ऐसे मुझे 10 फ्रेंड मुझे मिल जाएंगे, मतलब मुझे इंक्लूड करके मेरे को 10 लोग मिल जाएंगे कि ठीक है हम भी केक खाना चाहते हैं और हम भी इस 500 में तेरे को कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं इस केक को मतलब उन लोगों से मैं 500 मतलब 50-50 ईच लूंगी 10 लोगों से, मतलब मेरा भी पैसा 50 जाएगा, उनका भी 50-50 लूंगी, मेरे पास 500 इकट्ठा हो जाएंगे। और जैसे ही ये मुझे केक मिलेगा उस केक का पार्ट मैं किसको दे दूंगी, मेरे फ्रेंड्स को दे दूंगी। क्या ये एक इजी फॉर्म नहीं हुआ? मुझे एक बड़ा केक लेना था, मेरे पास पैसे नहीं थे उतने, मतलब मैं खा भी नहीं सकती थी उतना, तो मैंने क्या किया, उसके कंट्रीब्यूटर्स ढूंढे और जब मेरे को प्रॉफिट हुआ उसमें से, जब इन शॉर्ट जब मुझे वो केक मिला जिसको मैं दूसरा नाम प्रॉफिट दे रही हूं कंपनी में, मैंने उसको बांट दिया। अब यही चीज इमेजिन करो कि कंपनी में फॉर एग्जाम्पल ये 100 करोड़ की चीज या मशीनरीज लेके आना, कोई मशीनरी जो कुछ मैन्युफैक्चर करने वाली है जिससे कि इंडिया में बहुत डिमांड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन, ठीक है, आजकल अगर आप देख रहे हो तो वो 3 रुपए की पेन जो है वो चाइना से इंपोर्ट हो रही है। तो ऐसे ही कोई इंडियन ने सोचा कि वाई हमारे कंट्री में वो चाइना की पेन क्यों इंपोर्ट हो रही है, तो क्यों ना हम अपने कंट्री में एक ऐसा मशीन सेटअप करें जो सेम पेन मैन्युफैक्चर करती हो। बट इसके लिए कोटेशन निकला कि ये जो मशीनरी है वो हमको 100 करोड़ की लगेगी। अब आप ही इमेजिन करो कि क्या किसी इंसान के पास वन गो में 100 करोड़ मिलना उसके जेब में पॉसिबल है क्या? सीधा सीधा आंसर रहेगा नो। और कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि 100 करोड़ एकदम से पैसा, मतलब चलो रिलायंस इंडस्ट्री के पास रहेगा, ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े जो रिचेस्ट वर्ल्ड के या इंडियन जो रिचेस्ट मैन वुमेन्स हैं उनके पास जरूर मिलेगा, बट कोई भी इतना रिस्क लेने को रेडी नहीं होता। देखो क्या मैंने बोला, 500 का केक लेना, उसको खरीदना और एक साथ खाना, ये रिस्क मुझसे नहीं लिया जाएगा। अगर मैंने फ्रिज में भी रखा तो कितने दिन खा पाऊंगी, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो 100 करोड़ मिल भी जाए बट आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ वन गो कि मेरे जेब से डायरेक्टली 100 करोड़। लेकिन वही मैं बोलूं कि अगर आप इसमें 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई भी इंसान सोचेगा कि यार ये पेन इंडस्ट्रीज है, फ्यूचर में ये जरूर प्रॉफिट बनाएगी, तो हम क्यों ना 10,000 का तो रिस्क कोई भी ले सकता है। तो ऐसे ही सोचने वाले जो लोग हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, हम अपने वेबसाइट पे डालते हैं, हम अपने न्यूज़पेपर में डालते हैं कि हम और ये सब किसके थ्रू डालते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में वो सारी चीजें दी जाती है कंपनी के थ्रू कि हम 100 करोड़ का कैसे पैसे इकट्ठा करने वाले हैं, उसको कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो वो सारी चीजें देते हैं। लोग उसको रीड करते हैं, लोग जो है उसको एनालिसिस करते हैं कि यस ये जो कंपनी है वो रियली कुछ सोच के कर रही है। जैसे अगर आपने शार्क टैंक वगैरह ये कुछ एपिसोड्स देखे होंगे तो उधर बहुत सारी चीजें ऐसे आइडियाज आउटकम निकल के आती है और लोग बहुत उनको प्रेस करते हैं और पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसा ही इस जो पूरे के पूरे कैपिटल को है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट को एक नॉमिनल सी वैल्यू दी जाती है। मतलब इट कैन बी लो, मतलब ₹1 से लेके ₹10 तक की वैल्यू रहती है, जिसको हम इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब जो फेस वैल्यू है ना, जो एक्चुअली शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो बहुत लो होती है, ₹1 से लेके ₹10 तक।
तो अब कोई भी जो है वो एक हिस्सा कंपनी का खरीद सकता है, या एक हिस्से से ज्यादा, जितना उसका जितने उसके पास फंड है उसके हिसाब से वो कितने भी हिस्से खरीद सकता है। अगर मैं चाहूं तो मुझे 10 खरीदना है तो मैं 10 मतलब कि फॉर एग्जांपल इधर ₹10 का एक हिस्सा है, तो मैं कंपनी को बोलूंगी आई वांट टू गो फॉर 10 शेयर्स, तो मुझे कितना रुपीस देना पड़ेगा, ₹100 देना पड़ेगा। या अगर मैं बोलूं आई वांट टू गो फॉर 100 शेयर, तो मुझे 1000 रुपीस उनको देना पड़ेगा और मुझे उतना शेयर्स मिल जाएंगे। बट एक चीज आपको समझी, शेयर मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल में जो एक हिस्सा रहता है, ये पूरा मैंने क्या बोला था, कंपनी का कैपिटल है। शेयर कैपिटल का जो एक हिस्सा रहता है उसको हम शेयर बोलते हैं। तो अब आपको जब मैं सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल समझाऊंगी तो आपको एक शेयर ओनर मतलब समझ में आ रहा होगा अब, कि जो जिसने शेयर्स खरीदा है कंपनी के, वो कौन कहलाता है, शेयर होल्डर। और एक्चुअली वो कंपनी का ओनर माना जाता है, कंप्लीट ओनर नहीं बट कंपनी का पार्ट ओनर माना जाता है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो जितना तुमने इन्वेस्ट किया है उतने वैल्यू के लिए आप पार्ट ओनर माने जाते हो। तो इट इज, जैसे देखो उन्होंने क्या बोला था, कैपिटल रेज बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर also called as shareholder is called as owned capital या ownership capital. The shareholder purchase shares of the company and supply necessary capital. जो shareholder रहता है कंपनी के शेयर्स खरीदता है और उनको पैसे बदले में देता है, मतलब एक तरफ से उसके पास शेयर्स आते हैं, दूसरी तरफ से वो कंपनी को पैसे प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये जो है वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल है। ओके, ये समझ गया आपको ओन्ड कैपिटल का एक पार्ट जिसको मैंने शेयर्स बुलाया था ना। दूसरा पार्ट इज रिटेन्ड अर्निंग। अभी ये रिटेन्ड अर्निंग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, बट स्टिल मैं डिटेल में समझा देती हूं कि रिटेन्ड अर्निंग वो पार्ट होता है जब कंपनी का प्रॉफिट होता है फ्यूचर में। फर्स्ट ईयर ऑफ कंपनी के पास, मतलब जो फर्स्ट ईयर ही कंपनी सेटअप हुई है उनके पास रिटेन्ड अर्निंग होना बहुत मुश्किल है, बट जब आप एक स्टैब्लिश कंपनी बन जाते हो, आपका 2-4 साल हो जाते हैं स्टैब्लिश होके, तब आप रिटेन्ड करने की कोशिश करते हो। क्या रिटेन्ड करने की कोशिश करते हो, जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उसको इक्विटी शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय आप कंपनी में ही रखते हो, ताकि कंपनी को जब नीड आए, जैसे इसी तरह आपको फ्यूचर में एक और मशीनरी लेने की बात आए, तो आपको बाहर जाने से बेटर आपके कंपनी के ही जो प्रॉफिट अवेलेबल है, जो रिटेन्ड अर्निंग है अवेलेबल, उसी से आप खरीद पाओ। करती है ना, अपने मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं ना, पूरी सैलरी आने के बाद पूरा तो नहीं उड़ा देते ना, अपने थोड़े से एफडी वगैरह में रखते हैं सेफली। रिटेन्ड अर्निंग पे मैंने आपको बोला था कि जो हम बाहर वाले लोगों को देने के बजाय हम अपनी कंपनी में वो फंड री इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर या अदर इन्वेस्टर, तो हम उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल। Okay, now owned capital is regarded as permanent capital it is returned only at the time of winding up of the company. सिंपल सी बात है, जो ओन्ड कैपिटल रहता है वो हम परमानेंट कैपिटल लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं रहती कि हमको इतने साल में उनका रिपेमेंट करना है। जब तक कंपनी रहेगी तब तक जो इक्विटी शेयर्स के जो फंड है, रिटेन्ड अर्निंग जो है, अपनी कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। नाउ owned capital is a form of share capital provide initial source of capital for a new company। देखो, जब भी उन्होंने क्या बोला है कि जब आप एक owned capital की बारे में बात कर रहे हो, तो जो शेयर कैपिटल है या जो ओन्ड कैपिटल है वो कंपनी को इनिशियल कैपिटल देता है। मतलब कंपनी, आप मोस्टली 99% जो कंपनीज है वो कभी भी अपने आप को विद बोरोड कैपिटल सेटअप नहीं कर सकती क्योंकि जब आप बोरोड कैपिटल लेने जाते हो तो सबसे पहला लेंडर का यही क्वेश्चन होता है कि इसमें ओन्ड कैपिटल कितना है, क्योंकि बोरोड फंड वाले जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इसी भरोसे देते हैं कि इन कंपनी का ओन्ड कैपिटल कितना है। तो इसीलिए आप हर कैपिटल में यही देखोगे कि सबसे पहला कैपिटल जो होता है इट इज ओन्ड कैपिटल। फिर अगर तुमको एडिशनल कैपिटल चाहिए फ्यूचर में, जैसे एक बार मेरा ओन्ड कैपिटल का जो वो मशीनरी था 100 करोड़ का वो आ गया, लेकिन अब मुझे आगे और बहुत सारी मशीनरीज खरीदनी है, बट नॉट
थ्रू ओन्ड कैपिटल, तो आई कैन गो फॉर एट दैट टाइम बोरोड कैपिटल। मतलब इनिशियल फेज में आपको ओन्ड कैपिटल का ही हेल्प लेना पड़ता है, लेटर ऑन यू कैन गो फॉर अ बोरोड कैपिटल, दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर। सो और एक और चीज बोली है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है, सेम रिटेन्ड अर्निंग भी इनिशियल सोर्स नहीं बन सकता, स्टार्टिंग में ही आप फंड रिटेन्ड अर्निंग करके नहीं ले सकते। कॉमन सेंस की बात है, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप पैसे नहीं कमाओगे, तब तक आप रिटेन्ड कैसे कर पाओगे? यू नीड समथिंग टू सेव। जब सेविंग ही नहीं है, जब कमा ही नहीं रहे हो, तो आएगा कहां से? तो ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि रिटेन्ड अर्निंग कभी भी इनिशियल सोर्स नहीं बन सकता। एंड यस कि जो शेयर कैपिटल होता है वो आपके कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि आप कितना शेयर कैपिटल रेस कर सकते हो, जिसका नाम है ऑथराइज कैपिटल। हम उसको एक ऑथराइज कैपिटल करके नाम देते हैं। प्रमोटर्स जो है कंपनी के, वो डिसाइड करते हैं कि हमको कितना शेयर कैपिटल लग सकता है, और शेयर कैपिटल का एक और नाम है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल हम उसको बोलते हैं जो मैक्सिमम कंपनी रेस कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हमको ज्यादा लगा तो हमको समथिंग स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती है। अगेन ये जो शेयर कैपिटल है जिसको हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, वो कंपनी के कैपिटल क्लॉज, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है कि कितना कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है। ये सारी चीजें ओन्ड कैपिटल के बारे में है। तो ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ वी विल गो ऑन टू टॉपिक शेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने शेयर्स के बारे में अभी आपको बता दिया कि शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब यूनिट, वन यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। अभी हम देखेंगे लीगली, ये तो मेरा प्रैक्टिकल, मैं लॉजिकली आपको कंसेप्चुअली ये तो मेरा समझाने का तरीका था। नाउ अब लॉ, कंपनी लॉ शेयर्स को कैसे डिफाइन करता है, तो कंपनी लॉ के सेक्शन 2 क्लॉज 84 में दिया हुआ है, शेयर मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। सिंपल है, शेयर वो पार्ट है, मतलब ये जो है इसका मतलब पार्ट, ठीक है, वो पार्ट है शेयर कैपिटल का जिसको हम शेयर बोलते हैं, और उसमें स्टॉक्स भी आते हैं। फिर से बोलती हूँ, शेयर मतलब क्या है? पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये कौन से शेयर की, किस चीज के बारे में वो बोल रहे हैं? पार्ट के बारे में बोल रहे हैं। और स्टॉक्स भी बोलते हैं। अब ये स्टॉक्स क्या होते हैं? बहुत सारे चीजें हैं, इसके बारे में बहुत इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आप बोलो तो जैसे कि आपने बहुत बार स्टॉक मार्केट में ग्रुप ऑफ शेयर्स को स्टॉक्स भी बोलते हैं। जैसे एक पार्ट तो हमने क्या बोला उसको? शेयर्स। लेकिन अगर मैं 5 शेयर्स एक साथ बोलना चाहूं तो मैं शेयर्स बोलने के बजाय उसको स्टॉक्स बोलती हूँ। या जब मैं फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदती हूं, जैसे मैंने बोला, आप 1 शेयर्स भी खरीद सकते हो, 2 शेयर्स भी खरीद सकते हो, बट 2.2 शेयर्स खरीद सकते हो क्या? तो इसका एक कंसेप्ट है जो हम स्टॉक के उसमें समझते, इतना डिटेल में आपको जाना जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो कि शेयर जैसा ही एक कंसेप्ट है स्टॉक, जो हम पार्ट ऑफ, मतलब ग्रुप ऑफ शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं, ऐसा याद रखना। ओके, तो शेयर इज अ यूनिट by which शेयर कैपिटल इज डिफाइंड। एक यूनिट को, शेयर कैपिटल के एक यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। वो डिवाइडेड होते हैं बहुत सारे पार्ट में, टोटल कैपिटल डिवाइड किया जाता है, और ईच पार्ट क्या बोला जाता है? उसको शेयर्स बोला जाता है, और वैल्यू दिया जाता है जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है शेयर्स क्या है। शेयर्स बहुत एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपनी के कैपिटल का, मतलब सबसे छोटा भाग है। और ये जो शेयर है, इसकी बदौलत ही जो पब्लिक है, जो जनरल जनता है ना, वो इन्वेस्ट कर पाती है। अगर शेयर कंसेप्ट नहीं होता तो शायद पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर पाती। इट इज बिकॉज ऑफ शेयर ओनली कि जनरल पब्लिक कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। सो द पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही wishes. A person who purchases share of the company is shareholder or the member of the company. तो याद रखना, आप कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो कंपनी के, कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के ओनर बन सकते हो। खरीदने के बाद यू विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी, और आप शेयर होल्डर के नाम से या मेंबर के नाम से जाने जाते हो अंडर कंपनी लॉ।
ओके, नाउ अब आते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स के ऊपर। नाउ फीचर्स ऑफ शेयर्स का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इजी है। सबसे पहला मीनिंग ऑलरेडी यू हैव डन कि इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैसे, समझ में आ गया। ओनरशिप, आफ्टर यू परचेज शेयर्स आप शेयर होल्डर बन जाते हो, और शेयर होल्डर जो रहता है वो कंपनी का ओनर होता है। शेयर्स के वजह से आपके पास ओनरशिप आती है कंपनी की। डिस्टिंक्टिव नंबर, अभी ये डिस्टिंक्टिव नंबर समझना ध्यान से। जैसे मैंने ये आपको एक रेक्टेंगल शेप में छोटे छोटे पार्ट में शेयर्स बना के दिखाया। अभी पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, सब मैनुअल पार्ट पे होता था। तो अब कंपनी को कुछ कंट्रोल तो चाहिए ना कि हमने कौन से शेयर्स बेचे, कौन से नहीं, मतलब कौन से अनसोल्ड है, कौन से सोल्ड हो चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, ये ऐसे ही डिवाइड करके अपने टोटल कैपिटल को, शेयर कैपिटल को, उनको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है। जैसे आपके क्लास में आपका रोल नंबर या हॉल में आपका हॉल टिकट नंबर रहता है ना, जो यूनिक रहता है, किसी के साथ मिलता नहीं है, वैसे ही ये कंपनी अपने टोटल कैपिटल को पार्ट में डिवाइड करके उनको यूनिक नंबर दे देती है, ताकि उनको ये समझ में आए ये वाला जो पार्ट ऑफ शेयर्स है वो किसके पास है, ये नंबर ऑफ शेयर्स किसके पास है, ताकि ये कंट्रोल रह पाए। बट ये आज के टाइम पे ये सब नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज आजकल पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सारी चीजें हो रही हैं। शेयर्स खरीदना बेचना ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है अंडर डिपोजिटरी सिस्टम। इसीलिए डिस्टिंक्टिव नंबर का जो कंसेप्ट है वो अभी नहीं है। सो इन्होंने बोला है, देखो, अनलेस डीमेटेरियलाइज, मतलब जब तक डीमेटेरियलाइज मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं थी, ईच शेयर्स हैज डिस्टिंक्टिव नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, और ये जो है कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। नाउ व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? तो शेयर सर्टिफिकेट, जब आप कंपनी के ओनर, शेयर होल्डर बनते हो, तो आपको एक प्रूफ के लिए शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आपको पता है एफडी रिसीट दिया जाता है, जब आप बैंक में एफडी करते हो तो बैंक आपको क्या देती है, एफडी रिसीट। इट इज अ प्रूफ कि आपने बैंक को पैसे दिए हैं और बैंक को इस डेट पे इतना इतना पैसा विद इंटरेस्ट आपको देना है। तो वैसा ही एक प्रूफ है जो ओनरशिप का एक प्रूफ रहता है आपके पास। ओके, नाउ फोर्थ वन इज एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब ओनरशिप। मतलब कि अगर आपसे कोई प्रूफ मांगे कि आप कंपनी के ओनर कैसे हो, तो कंपनी के शेयर्स आपके पास है, आप ऐसा बता के कंपनी के ओनर साबित हो सकते हो। मतलब और दूसरी बात, कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एज अ प्रूफ दिखा के आप कंपनी के ओनर साबित होते हो। बट शेयर सर्टिफिकेट जो है वो ओल्ड कंसेप्ट है, जब डीमेटेरियलाइजेशन नहीं था तब, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं था तब कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी और वो एज अ प्रूफ यूज होता था। बट बहुत सारी दिक्कतों के वजह से, जैसे नोट फट जाते हैं, आजकल डिजिटल मनी क्यों आ रहा है, डिजिटल कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, प्लास्टिक मनी क्यों आ रहा है, बिकॉज पेपर मनी में बहुत सारे दिक्कतें हैं, फट जाते हैं, गल जाते हैं, ये सारी चीजें। तो वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट के साथ होने लगा और उसको पूरा का पूरा डिमेटेरियलाइज कर दिया गया। तो जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के ओनरशिप का एक प्रूफ होता है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो कंपनी का ओनरशिप, कंपनी के ओनर हो आप। देखो उन्होंने क्या बोला है, पहले शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बोला है, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर अ कॉमन सील। कॉमन सील आपने पढ़ा हुआ है, कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर होता है। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जस्ट लाइक अ पर्सन, उनके सिग्नेचर होते हैं, वैसे ही कंपनी के सिग्नेचर होते हैं। तो जब भी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो शेयर सर्टिफिकेट जो रहना चाहिए वो साइंड बाय कंपनी रहना चाहिए कि ये कंपनी को बिलोंग करता है। और जो ये डॉक्यूमेंट है वो टाइटल देता है कि आप असली हकदार हो इस शेयर्स के। पहले ऐसा होता था, लेकिन आज देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर। आजकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो ये ओनरशिप कहां से प्रूफ हो सकती है, हमारा एक डीमैट अकाउंट होता है, वहां से हम प्रूफ कर सकते हैं। मतलब शेयर सर्टिफिकेट नहीं है बट हमारे पास यूनिक आईडी पासवर्ड रहता है जहां से हम बता सकते हैं कि यस मेरे पास कंपनी के इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो आपको दोनों एंगल समझ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कैसे हम एविडेंस बता सकते हैं कि हमने इतने शेयर्स खरीदा है और हम कंपनी के ओनर हैं। ना कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं उनके बहुत सारे नाम रहते हैं, मतलब अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं रिगार्डिंग, वैल्यू रहते हैं रिगार्डिंग शेयर्स। तो एक वैल्यू तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, जो मैंने बोला था कंपनी के शेयर्स का ओरिजिनल वैल्यू, और यही ओरिजिनल वैल्यू जो है कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है और ऑल्सो मेंशन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में।
समझा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, 11th का कंसेप्ट है, नहीं पढ़ा हुआ है तो 11th के बुक खोलो और पढ़ो क्या है, ठीक है। कंपनी का माई बाप ही आपको नहीं पता है तो फिर आगे कैसे चलेगा। कंपनी के 3 वैल्यू होते हैं। एक तो फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया कि कंपनी के शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू विच इज रिटन ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो मेंशन ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ इशूड प्राइस क्या होता है, देखो कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स बांटने जाती है तो उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो फेस वैल्यू पे ही कंपनी जो है पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अलाउ करे, या तो फेस वैल्यू से 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा अलाउ, मतलब अपने कंपनी के शेयर्स बेचती है। क्यों ज्यादा में बेचती है, अब आपने पार्टनरशिप अगर किया है तो पार्टनरशिप में जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो आप उनसे गुडविल क्यों मांगते हो, क्योंकि आपके कंपनी में गुडविल है, रेप्यूटेड है आपकी पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, इसलिए आप इनकमिंग पार्टनर से डिमांड करते हो कि आना तो गुडविल लेके आना और कैपिटल भी लेके आना, ठीक है। कैपिटल तो अलग बात है लेकिन गुडविल भी लेके आना। तो वैसा ही कंसेप्ट है कि हमारे शेयर की प्राइस तो 10 रुपए है लेकिन हम आपको 15 रुपए में देंगे। इसका रीजन, इसके पीछे का रीजन यही होता है क्योंकि हमारा वैल्यू अब बढ़ चुका है। पहले जब हमने स्टैब्लिश किया था हमारी कंपनी को तो 10 रुपए से ही किया रहेगा, लेकिन अब हम आपको शेयर्स देंगे तो 15 रुपए से ही देंगे। तो आपने कंपनीज अकाउंट में ये एंट्री की होगी कि जो 10 रुपए है वो तो कैपिटल में जाता है, और मुझे बोलो जो ऊपर का 5 रुपए है वो कहां पे जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो वो मतलब कि थोड़ा ऊपर की वैल्यू जो रहती है वो हम ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो टोटल वैल्यू को हम इशूड प्राइस बोलते हैं। तो देखो उन्होंने बोला द प्राइस एट विच द कंपनी सेल इट शेयर्स। नाउ व्हाट इज मार्केट वैल्यू, तो सिंपल कंसेप्ट है, मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू जो मार्केट डिसाइड कर रहा है, ठीक है। मार्केट कैसे डिसाइड करता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा 2 फोर्सेस रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपका एक वैल्यू निकल के आता है, उस वैल्यू को हम मार्केट बोलते हैं कि डिमांड इतना हो रहा है, सप्लाई इतना हो रहा है, तो जो प्राइस पे ये दोनों मिल रहे हैं, जिस प्राइस पे डिमांड किया जा रहा है, जिस प्राइस पे सप्लाई किया जा रहा है, अल्टीमेट बायर एंड सेलर जहां पे मिल रहे हैं उसको हम मार्केट वैल्यू, और ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता, ये शेयर मार्केट डिसाइड करता है, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ 6th वन इज राइट। अब ये शेयर होल्डर्स के पास, जो शेयर्स जिन्होंने खरीदा है उनके पास क्या क्या राइट होती हैं, तो जैसे ये रिस्क बेरर कहलाते हैं, जैसे ये कंपनी के सबसे ज्यादा रिस्की बोल सकते हो होल्डर्स होते हैं, तो उसके साथ इनको कुछ बेनिफिट्स होती हैं, उस रिस्क उठाने के लिए उनको उनके साथ कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इनके पास ये होता है, इनके पास राइट ये है कि अगर एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो दीज शेयर होल्डर हैव अ राइट टू टेक देयर डिविडेंड, ठीक है। दूसरा, ये कंपनी के ओनर होते हैं, इसीलिए जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी मेंटेन करती है, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, उनको इंस्पेक्ट करने का जो राइट रहता है इन शेयर होल्डर्स को रहता है। इनको हर टाइम जब भी मीटिंग होती है कंपनी की, शेयर होल्डर मीटिंग जो रहती है वो अटेंड करने का इनके पास राइट रहता है। और दूसरी नहीं, लास्ट बट बिल्कुल भी कम नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ये, इनको कंपनी की जो मीटिंग होती है टाइम टू टाइम, जब मीटिंग जो शेयर होल्डर मीटिंग होती है और कंपनी में जब वोटिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो सबसे पहला वोटिंग राइट इनके पास ही रहता है। मतलब कंपनी का जो डिसीजन है किनके हाथों में है, इन शेयर होल्डर के हाथों में रहता है। आई रिपीट, जो कंपनी का डिसीजन है किनके हाथ में रहता है, इन शेयर होल्डर के हाथों में रहता है, क्योंकि इनके पास वोटिंग पावर रहती है। ओके, नाउ अब ये शेयर होल्डर्स को इनकम के फॉर्म में क्या मिलता है, तो कंपनीज को इनकम के फॉर्म में डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी में क्या आएगा, सो ट्रांसफरेबिलिटी सिंपल कंसेप्ट कि जब चाहे ये लोग अपने जो शेयर्स है किसी और को सेल कर सकते हैं और इनसे पैसे ले सकते हैं। कोई इसके लिए रोक नहीं है कि आप कंपनी को सेल नहीं कर सकते, कंपनी को छोड़ के आप किसी को भी इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है सेल कर सकते हो। तो ट्रांसफरेबिलिटी का पूरा फ्रीली होता है। प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ होता है, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, बट
कॉमन ये है कि ये जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल है, आप किसी को भी बेच सकते हो। प्रॉपर्टी और शेयर होल्डर, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। मूवेबल जैसे कि कोई गुड्स आप खरीदते हो तो वो मूव हो सकती है, तो वैसे ही एक मूवेबल असेट माना जाता है किसी भी शेयर होल्डर का। नाउ और कितने टाइप काइंड के शेयर्स रहते हैं, तो 2 टाइप के शेयर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। काइंड ऑफ शेयर्स एज पर 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और इधर बहुत सारे टाइप ऑफ शेयर्स भी रहते हैं जिसमें अलग कंट्रोल, अलग इनकम एंड रिस्क के बेसिस पे शेयर्स बांटे जाते हैं, जिसको हम आगे देखो डिफरेंशियल इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। मतलब कि एक इक्विटी शेयर्स ऐसे रहते हैं जहां पे कोई ऐसे स्पेशल पावर नहीं दिया जाता, जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है वो आपके पास भी रहेगा, ऐसा स्पेशल पावर नहीं है। बट कुछ लोग इक्विटी शेयर्स में ऐसे रहते हैं जो कुछ खास तरीके के लोग होते हैं, जैसे प्रमोटर्स हो गए, जैसे कुछ इंप्लॉइज हो गए जिन्होंने कंपनी के लिए कुछ खास किया है। तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ स्पेशल टाइप के इक्विटी शेयर्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग पावर या डिफरेंशियल डिविडेंड रेट। ऐसे करके कुछ इक्विटी शेयर्स रहते हैं एज पर सेक्शन 43, जो इतने डिटेल में नहीं है, सिर्फ हमको इतना ही याद रखना है कि 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ओके, नाउ प्रेफरेंस शेयर्स में ये 8 तरीके के हैं, जो 8 तरीके के हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो। तो आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।